हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन एजुकेशन। तो आज हम करने वाले अपना पेपर का 7 तारीख का जो पेपर हमने करा था उसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ये 7 तारीख का 12:30 वाली शिफ्ट का पेपर है। 7 तारीख का 12:30 से जो पेपर हुआ था वो है। ठीक है, एक बार मैं पेन की थिकनेस चेंज कर देता हूँ और इसको राइट ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ B1 और B2 का अनुपात 5:7 है। जब 12 लीटर के मिश्रण को कंटेनर से निकाल लिया जाता है और उसे B2 से बदल दिया जाता है। भाई एक कंटेनर है जिसमें कि B1 है और B2 है, इसमें 5 ये है और 7 ये है। भाई इसमें इस टोटल मिश्रण में से 12 लीटर इसने निकाल लिया। अगर मैं 12 लीटर की बात करूं तो हमारे हिसाब से भी क्वांटिटी प्लस होके 12 ही बननी है, अनुपात में जो बननी है। यानी कि इसमें से 5 लीटर तो A निकाला, B1 निकाला और 7 लीटर B2 निकाला। उसके बाद उसने कहा कि B1 और B2 का अनुपात अब 2 और 3 हो जाता है। कब 2 3 हो जाता है? जब उस 12 लीटर को B2 से बदल दिया जाता है। जब उस 12 लीटर को B2 से बदल दिया जाता है तो वो हमारा कितना हो जाता है? अनुपात 2 और 3 हो जाता है। भाई अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार इसको बढ़ा लेता हूं। ठीक है, तो क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं, इसको सब कुछ रब कर देते हैं एक बार और। तो अगर मैं बात करूं तो B1 B2 5 और 7 के अनुपात में निकाले गए, यानी कि B1 5 निकाला गया, B2 7 निकाला गया। ठीक है, और उसकी जगह क्या मिला दिया गया? इसकी जगह 12 लीटर B2 ही मिला दिया गया। तो अगर मैं बात करूं पहला अनुपात अगर 5 और 7 था, अगर मैं इसको 5x और 7x ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें से मैं 5 लीटर निकाल देता हूँ, इसमें से मैं 7 लीटर निकाल देता हूँ, ये माइनस ही तो हो गए थे। 12 लीटर था हमारे पास, अनुपात में भी क्वांटिटी 12 लीटर थी, तो हमने बोला 5 लीटर ये और 7 लीटर ये निकल गया। और उसके बाद क्या हुआ? हमने B2 को मिला दिया, यानी कि 12 लीटर को मिला दिया। तो हमारे पास अनुपात कितना बन गया? हमारे पास B1 B2 का अनुपात 2:3 बन गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सोल्व करने के लिए। तो 3 ऊपर जाएगा तो 15x माइनस में 15 बराबर में 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 12 में से 7 गए क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 5 बच गए, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि प्लस का 10 और 7 दूनी 14x। अगर मैं इसको 14x को इधर ले आता हूं तो मेरे पास x बराबर में 25 लीटर आ गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? शुरू में कंटेनर में B1 की मात्रा कितनी थी? भाई B1 कितना था? B1 और B2 का अनुपात मेरे को 5 और 7 दे रखा था। एक x की वैल्यू 25 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 लीटर। अगर आपसे 7 पूछता, यानी कि B2 की वैल्यू पूछता, तो B2 की वैल्यू कितनी होती? 25 सत्ते 175 लीटर। ठीक है, तो हमारा 125 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 13% छूट देने के बाद एक वस्तु की कीमत 4350 रुपये हो जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? भाई 4350 रुपये हो जाती है, अंकित मूल्य क्या होगा? यानी कि अगर मैं एक वस्तु की कीमत को 100% मानता हूँ तो 100% में से 13% की कमी हो गई। इसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4350 हो गई। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% माइनस में 13%, 100% माइनस में 13% बराबर में 4350 के, जिसको ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 4350 बटे में ये इसमें से माइनस होगा तो 87 और 87 पंजे मेरा हो जाएगा। तो 1% बराबर 50 के, तो 100% बराबर 5000 के। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा इकाई के अंक का है। 22 की घात 92, 45 की घात 85, 98 की घात 51 का इकाई का स्थान क्या होगा? देखो, जब भी किसी के इकाई के स्थान पे 5 आता है तो वहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा, और अगर उसके साथ एक 2 आ जाता है तो वो हमेशा 0 बना के दे देगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा जिसमें एक इकाई का अंक मेरे को 5 दिखाई दे, एक इकाई का अंक 2 दिखाई दे, वहाँ पे मेरा आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और इसका वैसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर व 48 किलोमीटर की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष एक स्टैटिक बॉडी होता है जिसे एक रेलगाड़ी अपनी पूरी लेंथ से कवर करेगी। अगर यहाँ पे एक रेलगाड़ी चल रही है, ये एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी पास करती है दूसरी, अगर इस आदमी को पास कर रही है तो अपनी ही लेंथ को पास कर रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा तेज चलने वाली रेलगाड़ी की हम लंबाई यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अगर 36 और 48 दोनों चल रही हैं, ये 48 चल रही है क्योंकि ये पार कर रही है और ये 36 चल रही है, तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो रिलेटिव स्पीड मेरी बनेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 48 माइनस में 36, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो 33 सेकंड में से पास कर पा रही है तो अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके प्रति सेकंड इसकी स्पीड निकाल लूँ, उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 33 की, तो मेरे पास तेज चलने वाली रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको काटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से 11, 5 दूनी 10, यानी कि 110 मीटर यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक स्कूटर P से Q 40 किलोमीटर प्रति घंटा, Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो इसका एक तो मेथड है LCM वाला जो हम टाइम एंड वर्क में करते हैं। ठीक है, और एक मेथड है इसका जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाए और आए तो हम उसे लिख देते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये एलसीएम से ही आता है। ठीक है, यहाँ पे xy स्पीड है तो 2 × 40 × 30 अपॉन में 40 + 30 70, और किसी से कुछ नहीं कटेगा तो 4 × 12 दूनी 24 और 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, 240/7 यानी कि ये फ्रैक्शन में इतना ही पूछा है, तो 240/7 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नीचे दिए गए रेखाचित्र 8 विभिन्न स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ए में 300, बी में 500। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी डी ई में लड़कियों की औसत संख्या क्या होगी। भाई ए में मेरी कितनी है 300, बी में कितनी है 500, सी में कितनी है 600, और डी नहीं पूछा, ई बोला है। ई में कितनी है मेरी 200, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 0 0 6 2 8 8 और 3 11 और 5 1600। और कितने उसमें स्कूलों में बोल रहा है ए बी सी डी यानी कि 4 में बोल रहा है, यानी कि औसत कितना आ गया, टोटल नंबर अपॉन में टोटल जितने में से हमारे को मिल रहा है 400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 90 और 60 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन 64,800 है, तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो मेरे को एल और बी दे रखी है। मेरे पास घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये मेरे को 64,800 दे रखा है, तो मैं एल और बी को डाल देता हूँ। 90 × 60 × एच निकल के आ जाएगी मेरी 64800। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 7 42 6 8 48 और 9 से 9 कम 9 9 दूनी 18, यानी कि एच मेरी कितनी निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 18वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है। वर्गों का योग 1348 है। भाई अगर मैं इसको समझा देता हूँ एक बार, 3x, इसको 5x और इसको 7x की तो लिखूंगा, इसमें किसी ना किसी x की मल्टीप्लाई हो रही होगी। जब मैं इनका वर्ग करने पे जाऊंगा तो ये 9x² हो जाएगा, ये 25x² हो जाएगा और ये 7 7 49x² हो जाएगा। अगर मैं इनके सम की बात करूं तो 9 दूनी 18 और 5 23 का 3 लगा, 2 हासिल, 4 2 6 और 2 8, 83x² की वैल्यू हमें दे रखी है 1328। तो अगर मैं 83 से इसे काटने जाऊंगा तो ये मेरा कट जाएगा 8 एकम 8 और 3 6 18, यानी कि 16 पे, यानी कि x² बराबर में 16। तो x बराबर में मेरे पास कितना आ जाएगा 4। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7x जो है, 7x मेरी सबसे बड़ी संख्या है, तो x की जगह मैं 4 डाल देता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा 28। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। विनय एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है, वह यातायात पर 500 रुपये खर्च करता है। इसे भाई उसने 1500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और यातायात पे 500 रुपये खर्च कर दिए, तो उसका टोटल किराया मूल्य तो ये बन गया टोटल CP। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि वस्तु को बेचने पर अब भी उसे 500 रुपये का लाभ हो रहा है। भाई अब भी 500 रुपये, यानी 2000 रुपये से ऊपर उसने 2500 में बेची होगी,
उसने वस्तु 2000 रुपये का टोटल सीपी लेके 500 रुपये का लाभ लिया तो 2500 में बेची होगी। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 500। अब और में टोटल सीपी कितना है 2000 मल्टीप्लाई में 100, इससे ये खत्म। 5 चौक 20 और 4 से 25%, सॉरी 25% आएगा इसका आंसर। भाई इसका आंसर 25% ही आएगा, लेकिन अगर ये लाभ को काउंट करवाता है एसपी पे तो इसका आंसर 20% आ सकता है। ये क्वेश्चन शायद इंग्लिश में होगा कि लाभ को एसपी पे काउंट करा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी होगा जो इंग्लिश वाले उसमें पेपर में होगा। तो यहाँ पे तो हिंदी में एरर है, लेकिन कंसीडर अगर इंग्लिश होगा तो 20% आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है तो फिर आंसर हमारा 25% ही होगा। इस पे आपका डाउट रेज होता है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 34% बढ़ाया जाता है तो कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। चीनी का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या होगा? भाई मेरे को पता है किसी भी चीज़ की कीमत 100% होती है। अगर मैं 34% में बढ़ा दूं तो उसने बोला ये 34% बढ़ाने के बाद इसकी कीमत 51 हो जाती है। मेरे हिसाब से 134 की वैल्यू 51 है, तो मैं अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ 1% की तो 51/134 हो जाएगा। और मैं 100 की निकालना चाहूँ तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितने से कट जाएगा? 4 से काट लें। 4 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से काट लेते हैं। 50, 2 से 2 सत्ते, 2 छिक 12 और 2 सत्ते 14, 2 छिक 12 और 2 सत्ते 14। कुछ गड़बड़ हो रही है। 51 रुपये बढ़ जाती है, सॉरी, ये 51 रुपये बढ़ गई है, ना कि 51 हो गई है। ठीक है, 51 का इंक्रीज जो है वो 34 के बराबर है, ना कि 51 134। सर मेरी गलती, मैं सबको रब कर देता हूँ। तो इसने बोला ये जो 34% की वृद्धि हुई है ये 51 रुपये के बराबर है। ठीक है, 34% बराबर 51 के, तो 1% बराबर 51/34 के। मैं 100 निकाल देता हूँ, तो ये 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 2 से 50 यानी कि 150 रुपये। लेकिन इसने क्या पूछा? इसने पूछा कि नया मूल्य क्या होगा। अभी पहले 150 था, अब 51 और बढ़ गया, यानी कि मेरा कितना हो गया? अब मूल्य 201 रुपये हो गया। तो यहाँ पे हमारा 7 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट थी, 7 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, इसकी मैथ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 7 तारीख की थर्ड शिफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो हम 7 तारीख की थर्ड शिफ्ट की तरफ मूव करते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगेगा उस शिफ्ट को फाइंड करने में। ये 7 तारीख की थर्ड शिफ्ट आ गई और हम इसकी मैथ पे चलते हैं। यहाँ से ये जीएस हो गई, सेकंड सेक्शन जीएस, और यहाँ से फिर थर्ड सेक्शन मैथ। ठीक है, यहाँ मैथ पे आ गए तो मैथ करते हैं यहाँ से। ये हमारी 7 तारीख की थर्ड शिफ्ट की मैथ है। हम 3 पेपर अभी तक निपटा चुके हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट पेपर था 7 तारीख की सेकेंड शिफ्ट था, उससे पहले हमने 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को भी निपटा लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 8.5% उसी संख्या के 4.5% से 1.6 अधिक हो। 8.5%, 4.5% से 1.6 अधिक है, यानी कि परसेंटेज में वो कितना अधिक है? 4%। 4% बराबर 1.6 के। ठीक है, तो अगर मैं 100% की बात करूं तो दोनों तरफ 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, तो इसमें 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 4000, सॉरी 400, और यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। भाई यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 100% बराबर 40। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीपक अकेले एक कार्य को 30 घंटे में करता है। भाई दीपक जो है वो अकेला एक कार्य को 30 घंटे में करता है।
दीपक और राहुल, दीपक प्लस में राहुल उसी कार्य को 20 घंटे में करते हैं, और राहुल प्लस वरुण उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते चलो। वरुण अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? भाई वरुण के बारे में पूछा है, वरुण मेरा लास्ट में, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले राहुल को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। मेरे पास एलसीएम कितना आ गया? 60। 30 दूनी 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि ये दीपक जो है वो 2 है, तो यहाँ पे राहुल कितना हो जाएगा? यहाँ पे राहुल 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे राहुल 1 काम कर रहा है तो यहाँ पे वरुण कितने काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। अब उसने पूछा, सॉरी, वरुण 3 काम कर रहा होगा, तो वरुण अकेला उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करे? उसी कार्य यानी कि टोटल कार्य कितना है मेरा? 60। और वरुण एक टाइम में कितना काम कर रहा है? 3 एक दिन में, तो कितने दिन में खत्म कर लेगा? 12 डेज में इस कार्य को खत्म कर लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये जिसने भी पेपर दिया था उसने मिक्स करके दिया है इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ए पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ अमाउंट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 years इज ₹880 लेस देन द सम लेंट। यानी कि ये कह रहा है कि जितना उसने प्रिंसिपल दिया 6 साल के बाद जितना उस पर 10% की रेट से P इंटू आर इंटू टी जितना इंटरेस्ट आया, उसके बीच में जो अंतर है वो 880 है। भाई ये अपने आप में 100p होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 100p हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर देता हूँ। मेरे से रुपये तो पूछे व्हाट इज द सम लेंथ। ठीक है, तो 100p में से 1060p गया, यानी कि 40p की बात कर रहा है कि ये 88000 हो गया। तो p कितना हो गया? 10 से 10 खत्म, 4 से 2200, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा? यानी कि मूलधन मेरा 2200 रुपये था, जिसपे कि उसने 10% के लिए वो दिए, 10% पर ईयर के लिए दिया 6 साल के लिए, तो वो हमारा प्रिंसिपल 2200 बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियां हैं, 7/9 छात्र लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 144 है। भाई अगर मेरे पास 7/9 छात्र, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, तो मैं बोलूँ कि इन दोनों में से जो बचा, यानी कि जो 2 है ये हमारे पास लड़के होंगे, बॉयज होंगे, ऐसा बोल सकता हूँ। इसी की वैल्यू मेरे को 144 की वैल्यू जो दी है वो 2 है मेरे हिसाब से अनुपात में, और लड़कियों की संख्या पूछी, यानी कि इस 7 की संख्या पूछी है। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल, 7 7 49 और 1 50, 504 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। 3 धावकों की गति का अनुपात 1:2:3 है। समान दूरी तय करने के लिए तीनों धावकों द्वारा लिया गया समय कितना होगा? भाई मेरे को समान दूरी तय करनी है, मैं यहीं पे इसको करा देता हूँ। अगर मैं समान दूरी तय करा दूँ, यानी कि इनका एलसीएम ले लूँ। अगर मैंने इनका एलसीएम ले लिया और इनकी दूरी समान हो गई, तो इनका समय कितना होगा? भाई 1 से 6 को चलने में 6 टाइम लेगा, ये 2 से 6 को चलने में 3 टाइम लेगा, और ये 3 से 6 को चलने में, ये 3 से 6 को चलने में 2 टाइम लेगा। ठीक बात है, तो यही मेरे से पूछा है। उनकी गति का अनुपात 6:3:2 हो जाएगा। 1 सेकेंड में जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लो। लैपटॉप की चार्जिंग डाउन हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट। P की आय का 75% Q की आय के 37.5% के बराबर है। भाई P की आय का 75% Q की आय के 37.5% के बराबर है। तो P की आय यदि 24,000 रुपये है तो Q की आय ज्ञात करनी है मेरे को। मैं 0 से 0 काट लेता हूँ। ठीक है, और 75 दूनी यानी कि 2P बराबर Q के है, यानी कि अगर मैं अनुपात की बात करूं तो P और Q की आय का जो रेशो है, P और Q की आय का जो रेशो है वो 1:2 हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू मेरे को सवाल में 24,000 रुपये दी हुई है,
इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 48,000 रुपये हो जाती है। यही मेरा पूछा है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 74 है। यदि एक संख्या को हटाया जाता है तो औसत 71 हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी संख्या को हटाया गया? भाई 10 संख्याओं का औसत 74 है, एक संख्या को हटा दिया तो 71 हो गया। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कि 9 का 71 था और 10 का 74 हो गया। उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, भाई जो 9 संख्याएं हैं इनका 71 था, एक जोड़ी गई तो 74 हो गया। तो कौन सी संख्या जोड़ी गई? तो वही संख्या जोड़ी गई है जो हटाई गई है। ठीक है, या फिर ऐसे पढ़ लो कि 10 का 74 था, एक हटा दी तो 9 का 71 हो गया। ठीक है, तो या तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 740 आ गया, ये 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 आ गया, 639 640 में से डिवाइड हुए तो ये कितना आ गया? 60, 61, 61 और 40, 61 और 40, 101 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वरना यहाँ से हम मीन मीडियन मोड लेके भी कर सकते थे, सॉरी एमपीजी भी लगा सकते थे इसमें। नीचे दिए गए दंड चित्र 6 राज्यों द्वारा चावल के उत्पादन को दर्शाता है। S2 द्वारा चावल का उत्पादन X6 द्वारा चावल के उत्पादन से कितना अधिक है? भाई S2 ने चावल का उत्पादन करा कितना? 50, S6 ने कितना करा? 20। ये इससे कितना अधिक है? भाई 50 20 का कितना प्रतिशत है? सॉरी अधिक नहीं पूछा, कितना प्रतिशत पूछा है। 20/100 यानी कि 250%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PG से H की ओर चलना प्रारंभ करता है। रमेश उसी समय H से G की ओर चलना प्रारंभ करता है। भाई मेरे पास दो बंदे हैं, मेरे पास दो जगह हैं, मेरे पास एक G है, एक मेरे पास H है। ठीक है, पुलकित ने G से H की ओर चलना प्रारंभ करा और रमेश ने या H से G की ओर चलना प्रारंभ करा। पुलकित तथा रमेश की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, पुलकित और रमेश की स्पीड जो है वो 30 और 18 है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इनका रेशो 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 होगा। ये मेरा स्पीड का रेशो आ गया। अगर मैं टाइम के रेशो की बात करूँ उल्टा हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक बात है। और ठीक है, अब उसने फिर क्या कहा? अगली बार उसने कहा एक दूसरे से मिलने के बाद मैंने मान लिया कि वो यहाँ मिल गए। ठीक है, पुलकित यहाँ से चला और यहाँ पे इसको मिला, और ये धीरे चलेगा तो जल्दी पास मिलेगा। ये यहाँ चला, यहाँ मिला। के बाद रमेश द्वारा लिया गया समय 75 घंटे। जी तक पहुंचने के लिए रमेश, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में रमेश ने 75 घंटे ले लिए। ठीक बात है, ठीक बात है। भाई रमेश ने अगर 75 घंटे लिए हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, मेरे को एक बात बताओ, रमेश कहीं भी पहुंचने में अगर 5 घंटे लेता है, 5 घंटे लेता है, तो वहीं पहुंचने में पुलकित जो है 3 घंटे लेता है। 5 एकम 5 पचम 25 15 तिया 45। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको 45 घंटे लगे होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब उसने आगे लेकिन पूछा गया है रमेश से मिलने के बाद H तक पहुंचने में पुलकित द्वारा कितना समय लगेगा। उसने ये वाली पूछी है, ये कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर इसने 45 घंटे चला और इसने 75 घंटे चला, ठीक है, उसने ये पूछा, तो मेरे को निकालना पड़ेगा ये जो कौन था, ये जो रमेश था, वो यहां से यहां तक कितना टाइम लेता है, ये भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। भाई अगर वो यहां से यहां तक 75 घंटे ले रहा है, मेरे को एक सीधी सी बात बताओ, अगर यहां से यहां तक 75 घंटे ले रहा है और मेरे को एक बात बताओ भाई ये भी तो 3 और 5 का ही रेशो होना चाहिए। फिर ये जो डिस्टेंस है ये भी तो 3 और 5 का ही होना चाहिए, कि अगर ये 5 ले रहा है तो ये 3 लेगा।
यहाँ पे 3 लेगा। भाई पुलकित अगर यहाँ पे 5 टाइम ले रहा है तो यहाँ पे 3 टाइम लेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 5 टाइम ले रहा है तो 3 टाइम लेगा भाई। अगर पुलकित यहाँ पे 5 ले रहा है यानी कि 45 ले रहा है, तो यहाँ पे 3 कितनी देर में ले लेगा, यानी कि इस x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इस x की वैल्यू आ जाएगी 5 निम 45 नोतिया 27। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर किसी एजुकेटर से पढ़ सकते हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 5-7 दिन में इसकी एक पूरी वीडियो बना के अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई तालिका में 5 स्कूलों में लड़के व लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया। लड़के इतने, लड़कियां इतना, लड़की, ठीक है। J1 सभी स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या का मान है। J1 सभी स्कूलों में लड़कों की संख्या का औसत, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो ये 5 आएगा। औसत निकालने के 5 2 7, 7 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 775। लेकिन J1 क्या है, वो औसत है। औसत है तो मेरे को 5 से काटना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 25, 155 आ गया। अगर मैं J2 की बात करूं, सभी स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या व लड़कियों की कुल संख्या के बीच में अंतर। भाई मुझे लड़कों की संख्या तो पता है 775 है, लेकिन मुझे लड़कियों की संख्या तो नहीं पता। लड़कियों को काउंट कर लेते हैं 5, 3 7 3 10 15 15 20 21 यानी कि 2 2 3 4 5 6 615। तो J2 कितना हो गया मेरा, 0 6 1। J2 मेरा 160 हो गया। अब उसने बोला J1 और J2 का अनुपात कितना होगा। भाई J1 मेरा 155 है, J2 मेरा 160 है। अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि इनका 31:32 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है मेरा 1.75 मल्टीप्लाई 1.75। मेरे को यहाँ पे ये दिख गया a², ये दिख गया मेरे को b²। मेरे को पता है कि इनके साथ मेरे को क्या करना, मेरे को यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है। मेरे को पता है कि a² प्लस में b² माइनस में 2ab बराबर में मेरे को निकाल के देंगे a माइनस में b का होल स्क्वायर के। लेकिन मेरे को यहाँ पे a भी नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को यहाँ पे ए बी नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को यहाँ पे ए बी की जगह दिखाई दे रहा 3.5 मल्टीप्लाई में 0.75, 0.75, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस 35 को 2 हिस्सों में तोड़ दूँ, 2 मल्टीप्लाई में 1.75, तो मेरे को यहाँ पे 2 भी मिल गया और यहाँ पे ये 1.75 जो है वो मेरे को ए भी मिल गया, ठीक है, ए भी मिल गया, ठीक है। तो अब मेरे को जब ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये है मेरा 1.75 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 0.75 प्लस में 0.75 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे को क्या निकाल के देगा, 1.75 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो 1 का स्क्वायर, 1 ही मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 2 रेलगाड़ियां 60 से, समझ में आ गया होगा, जहां तक समझ में आ गया होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 2 रेलगाड़ियां 67 किलोमीटर प्रति घंटा 107 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही। भाई एक 67 जा रही है, दूसरी 107 जा रही है। तेज गति में बैठे एक पुरुष को, पिछला जो सेट में क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिशा में जा रही है तो दोनों को घटा लेंगे। 67 माइनस में 107 यानी कि मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसी को मैं चेंज कर लूंगा, कितनी सेकंड में पार कर दिया, 18 सेकंड में पार कर दिया। मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में निकाल लूंगा, 1 सेकंड में कितना चलेगी। तो 18 में कितना चलेगा, 18 से 18 कट हो गया, 40 में 50 की मल्टीप्लाई हुई, यानी कि 18 सेकंड में, यानी कि रेलगाड़ी अपने आप को पार करने में 200 मीटर चलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 3 धारिता वाली बोतलों में मिश्रण का अनुपात 2:1, 3:1 और 2:3 है। भाई 2:1 है एक बोतल में, एक में 3:1 है, एक में 2:3 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है क्रमशः। भाई एक बड़ी बोतल में खाली करेंगे
और ये तीनों एक क्षमता की हैं, तीनों समान क्षमता होगी, लेकिन मेरे को तो यहाँ समान क्षमता नहीं दिख रही। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। पहले तो मुझे इनकी क्षमता समान करनी पड़ेगी। अगर मैं इन सब का एलसीएम ले लूँ, एलसीएम इनका 5 चौक 20 या 60 आएगा। मेरे को सबको 60 बनाना है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 चौक 20, दूनी 40 और 20 में डिवाइड हो जाएगी। और 5 तिया 15 तिया 45 और 15 में, और 4 तिया 12 दूनी 24 और 36 में, ठीक है। अब ये बराबर हो गई। अब इसको तीनों को एक बराबर बड़ी बोतल में डाल लिया, यानी कि तीनों ही क्वांटिटी को प्लस कर दिया। तो यहां से अगर मैं प्लस करना चालू करूं, सॉरी, 6 5 11 का 1 लगा, 1 हासिल, 2 3 4, 4 और 3 7, 71 ये हो गया। और 5 और 4 9, 4 2 6 और 4 10, 109 अनुपात में 71, क्योंकि ये जहां तक ये कटेगा नहीं, तो यही मेरा आंसर यहाँ पे है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। क्योंकि हमारे पास 3 समान क्षमताओं वाली बोतलें हैं, तो मैं उनकी क्षमताएं समान करूंगा। 40 और 20 60, 45 15 60, 24 36 60। उसके बाद तीनों को एक साथ मिला दूंगा, तो ये वाली दूध एक जगह मिल जाएगा और वाटर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 63 105 एंड 21 इज एल एंड एम। एल जो है मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम है। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या मल्टीप्लाई में उसका अगर कोई उसमें नहीं आ रहा तो वो, तो 21 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा। 21 पंजे, लेकिन 63 नहीं आएगा। 21 या 63, तो ये 21 और 3 है, तो इसका 3 मेरे को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 तिया 15 का 5, 1 हासिल, 3 0 3 का 3 ही 3, 3 का 3 ही 3। उसके बाद इसने कहा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने जब एलसीएम निकाला उसी से पता चल गया हमारा 21 ही है, ठीक है। दी गई संख्याओं से बड़ा कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, और 21 से तीनों संख्याएं आपस में डिवाइड हो रही थी। तो अगर मैं इनका L प्लस एम की बात करूं तो 335 प्लस में 21, यानी कि मेरा कितना आ गया आंसर? 336, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन का संख्यात्मक मान आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 4 गुना। ओहो, एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 है और उसके आयतन की बात कर रहा है। सबसे पहले मैं अर्धगोले का आयतन ही निकालता हूं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसका आयतन निकालने जाऊं तो 2/3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि 21 मल्टीप्लाई में 21, ओ सॉरी आर की क्यूब होता है ना, ये तो अर्धगोल है, तो मल्टीप्लाई में 21। 7 या 21 से 21 खत्म, और 21 21 441, 441 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में करता हूं तो 4 4 चौक 16 का 6, 1 हासिल, 4 चौक 16 और 1 17, और उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में करता हूं तो मेरे पास मिलता है 4 6 4 10 की 0, 1 हासिल, 6 दूनी 12 13 और 1 14 का 4 लगा, 1 हासिल, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 का 1 ये 19 404। अब उसने बोला कि ये जो आयतन है 19 404 जो है 404 जो है वो आयत के क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी का 4 गुना है, का 4 गुना है, ठीक है। इस 4 से मैं इसको काट देता हूँ। 4 चौक 16, कितना बचा? 3, 4 7 28। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, देखते हैं, ठीक है। 4 7 28, 4 7 28, ठीक है, 2 बच गया, और 4 6 24 और 0 1, ठीक है, 47 601। कुछ गलती तो नहीं करी हमने? मुझे लग रहा है कुछ गलती करी हमने यहाँ से 7 या 21 काट दिया, 21 से 441 हो गए, 441 के 4 में 4 1 4, 4 चौक 16 का 6, 1 हासिल, 4 चौक 16 1 17, और ये 17 64 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि 4 6 4 10 की 0, 1 हासिल, 6 दूनी 12 13 और 1 14 का 4 लगा, 1 हासिल, 7 8 और 1 9, 1 का 1 ही, ठीक है, 47 601। अब अगर मैं बात करूं, आयत की लंबाई चौड़ाई की 11 गुना है, ठीक है।
अगर ये लंबाई 11b है भाई, एल जो है वो 11b के बराबर है, यही तो बोला मैंने, एल की जगह यहाँ पे 11b डाल दिया, यानी कि 11b² बराबर में इसके, यानी कि 11 से और कटेगा, 11 चौक 44, कितना बच गया 3, 11 तिया 33, कितना बच गया 3, और 11 नहीं कटेगा यार, इस सवाल में कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से। हो सकता है, चलो इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, 15 क्वेश्चन ये हमारा रहता है, इसको हम बाद में देख लेंगे, कुछ इसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है मेरे से, एक बार और देख लेते हैं, रुक जाओ मैं एक बार इसको और देख लेता हूँ, मिट जाइए, तो ये इरेज होने का सिस्टम होना चाहिए इस पर पूरा। कर तो सब सही रहे थे, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड और देखते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले का आयतन संख्यात्मक मान आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं भाई, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का आयतन 2/3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में आर 2 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई आर क्यूब ही होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर की क्यूब ही होता है। एक सेकेंड, मेरे को कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इतना, हेमिस्फेयर वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से हम करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब इसने बोला ये 11 एल और इंटू बी के बराबर है, यानी कि 11b मल्टीप्लाई बी के 4 गुने के बराबर है, यही बोला, ठीक है। क्या दिक्कत है, आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 4 गुना है, ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई का 11 गुना, ठीक बात है। तो मैं यहीं से काटना स्टार्ट करता हूँ, इससे ये खत्म, वहीं मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ थी, यहाँ से मेरे को साफ कटता हुआ दिख रहा है, ये 11 और ये 11 से 11 खत्म, यानी कि b² बराबर में 21 मल्टीप्लाई में 21, b बराबर में 21। उसके बाद बोलो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होगा 2l + b बराबर में b मेरे को 21 मिल गई, यानी कि 11 मल्टीप्लाई में 21 प्लस में 21, ये मिल गई, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कितना हो गया 21, यानी कि 231 प्लस में 252, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 252, यानी कि मेरे पास आंसर कितना निकल के आ गया 504। वहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होती थी, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक व्यापारी एक कमीज को 40% के लाभ पर बेचता है, भाई किसी व्यापारी ने 100 की चीज लाया 140 में बेच दी, अब उसने कहा कि उसने यदि कमीज को 80% कम मूल्य, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर उसने ये वही कमीज 80 में खरीदी होती, यानी कि 20% कम मूल्य में खरीदी होती और 100 रुपये कम में बेची होती, यहाँ पे जो भी एसपी आएगा उससे 100 रुपये कम में ये वाला एसपी था, ठीक है, 40% का लाभ होता, 140 का 40% का लाभ होता, ठीक है, 2 0 से 2 14 चौका 56, यानी कि 100 सॉरी मैं मिस्टेक, वो पिछले क्वेश्चन के चक्कर में पजल हो रहा हूँ, तो उसे 40% का लाभ होता है, यानी कि 80 का 40% का लाभ होता, इस 80 पे 40% का लाभ होता है, यानी कि 32 का लाभ होता, सीधा सीधा पता चल रहा, 8 चौक 32, ठीक है, तो 32 का लाभ होता, तो ये 112 में बिक जाती, अगर ये 112 में बिक जाती तो मेरे हिसाब से कितनी कम बिकती, मेरे हिसाब से 28% कम बिकती, इसी 28% की वैल्यू मेरे को 100 दी है, तो मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है,
तो 100/28 मल्टीप्लाई में 100, 2 से 25, 4 से, और 4 सत्ते 28, यानी कि अगर मैं बात करूं 2500/7, 7 या 21 बच गया 4, और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और उसके बाद भी कुछ आएगा। देखो 350 तो नहीं आने वाला, पॉइंटों में आएगा मेरा आंसर, और 350 के आसपास और कोई भी नहीं है, तो यहाँ तक भी करके आप इस ऑप्शन को लगा सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 116 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है? d, और d को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ 2r, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ पाई d प्लस में d बराबर में 116 के। तो अगर मैं d को बाहर ले जाऊं तो पाई यानी कि 22/7 प्लस में 1 बराबर में 116 के। 7 एकम 7 यानी कि d बराबर d प्लस d की मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 9, 29/7 बराबर में 116 के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को निकल के आया 29 से अगर मैं इसको काटूंगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छीक 54, सॉरी 9 चौक 36, 4 पे 7 मल्टीप्लाई में 7, तो डी मेरा कितना आ गया 7 चौक 28। ठीक है, अगर मेरा डी इतना आ गया तो मेरी आर कितनी आ गई 28/2, यानी कि 14 मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 45 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में 4 × 5 प्लस में 18। बोर्ड मास का क्वेश्चन पिछले साइड में भी आया था, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ये डिवाइड सोल्व होगा। तो 5 चौक 20, अगर मैं इसको अब लिखना चाहूँ तो 45 प्लस में 20, यहाँ से कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में 3, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, तो ये जो यहाँ से 20 निकल के आया ये 1/20 हो जाएगा, प्लस में 88, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 प्लस में 3 प्लस में 88, और 5 3 8 दूनी 16, 136 मेरा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो कैलकुलेशन बेस है, प्योर कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना। 20 हम कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ 17/4 ऑफ 288, यानी कि इसने कहा हिंदी में 288 का 2/3 का 17/4 का डिफरेंस क्या हुआ इस वाली इक्वेशन से। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो 1/5 ऑफ 2/9 ऑफ 585 कट कर लेते हैं जितना कट सकता है। 3 से कट जाएगा, 3 × 27, 3 × 18, फिर 4 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 17 दूनी 34 मल्टीप्लाई में 24, 9 से 9 छीक 54, 9 पंजे 45, 5 से 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये तो आ गया सिंपल 26। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना थे 34 मल्टीप्लाई में 24, 4 चौक 16 का 6, एक हासिल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 20 और 1 21 का 1, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 816। 816 में से अगर मैं 26 घटा दूं तो यही तो अंतर पूछा है, यही अंतर मेरा कितना आ गया 790, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये हमारी 7 तारीख की जो सारी शिफ्टें थी, ये 7 तारीख की सारी शिफ्टें थी, 7 तारीख की तीनों शिफ्टें वो हो चुकी हैं। किसी को देखनी हो पूरी, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा शाम तक, टाइम लगेगा तो। और उसके बाद हम करेंगे अब 16 तारीख के पेपर। अभी इकट्ठे में 2 पेपर एक साथ कराया करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको भी एक बार में देखने में सहूलियत हो, मुझे भी एक बार कराने में सहूलियत हो। 2 से ज़्यादा, क्योंकि 40 क्वेश्चन से ज़्यादा वैसे भी नहीं आते तो मैं वैसे भी नहीं करूँगा। ठीक है, अगला लेक्चर कल देखते हैं। थैंक यू।